नमस्कार, जय बद्री विशाल। द ब्रजेश राय शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ हैं दूरदर्शन में काम करने वाले टीवी जगत के बहुत ही बड़े कलाकार जज्बात जी, और आज ये मिल गए मुझे दूरदर्शन में। मैं गया था और हमने कहा कि हमारे दर्शकों से आपको एक बार रूबरू कराएं। बिल्कुल। तो जज्बात जी, पहले अपने बारे में बताइए अपने दर्शकों को, फिर हम बात की शुरुआत करें। शो थोड़ा लंबा होगा दर्शकों। नमस्कार आप सभी को, और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस शो पे बुलाया, सच कहे। और वैसे ही हर किसी के सफ़र का शुरुआत होता है, जैसे मेरा हुआ है। और बचपन से ही एक सपना था कि टीवी में काम करूं, फिल्मों में काम करूं। बहरहाल मेहनत करते गए, करते करते अभी पिछले कई सालों से मैं थिएटर कर रहा हूं। पहले तो यही पता नहीं होता था कि कैसे टीवी तक पहुंचना है। तो जैसे जैसे इस फील्ड में मैंने अपना कदम रखा तो मालूम चला कि पहले तो थिएटर करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर अब लोगों के साथ जिस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत होते होते फिर एक मुझे मौका मिला टीवी में, अभी दूरदर्शन में काम करने का। अभी साइबर क्राइम सीरीज जितने भी आ रहे हैं तो उनके कुछ 2-3 एपिसोड किया है मैंने। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो जज्बात जी, आप एक्टर ही बनना चाहते थे या कुछ और आपका एक ड्रीम रहा क्या? कैसे सफ़र हुआ है? अब पता नहीं, कुछ चीज़ क्या है ना कि बचपन से ही मुझे ना, मतलब अपने आप को ऐसे कि हर कोई मुझे जाने, एक लाइमलाइट में जो आना था। हमेशा से ही सपना रहा है। लाइक मेरे गांव में, जैसे गांव में जब नाटक होता था, दीपावली के दिनों में 3 दिन का ड्रामा होता था गांव में। तो उसमें होता क्या था कि गांव के सभी लोग उस नाटक मंडली में इन्वॉल्व रहते थे, काम करते थे, है ना, ड्रामा करते थे, हंसते। तो वो चीज़ मुझे लगता था, क्योंकि जैसे ही अगले दिन जुलूस निकलता था तो बातें होती थी कि अरे फलाने को जानते हो, उसने कल ना बहुत अच्छा नाटक किया था और खूब हंसाया फलाना वाला। तो वो चीज़ होती थी कि जब बात हो रही हो ना, तो बचपन से ही वो था कि लोग मेरे बारे में भी ऐसे बात करें और मैं भी जाऊं और मुझे भी पूरी दुनिया देखे। हाँ, वो चीज़ है। प्लस मेरे दादाजी बहुत ही संस्कृति से जुड़े हुए इंसान थे जी। उन्होंने जिस तरीके से मुझे पढ़ाया लिखाया तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से मार्गदर्शित करते हैं इंसान, उन्होंने हमेशा मुझे गीता का अध्ययन कराया है, आप महाभारत के बारे में बताया है, रामायण के बारे में बताया है। तो मुझे कहीं ना कहीं उस तरीके से जब मैं टीवी में राम जी का वो रामायण जब देखता था, अनिल गोविल साहब का, तो लगता था कि माफ़ कीजिएगा, अरुण गोविल साहब का, तो वो लगता था कि मैं भी किसी दिन परफॉर्म करूं, है ना। और भगवान के दया से मुझे भगवान राम जी का किरदार करने का भी मौका मिला जी। नोएडा में मैंने किया था 12/22 स्टेडियम में, जो अपना महेश शर्मा जी का जो शो है जी जी, वहाँ पे आपने किया था जी। तो मैंने देखा था आपको। तो बड़ा पॉपुलर हुआ था दर्शकों के बीच में और ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने। तो जज्बात जी, हमारा जो शो है वो द ब्रजेश राय शो है जी। सच कहें हमारा एक प्रोग्राम पहले आता था, अच्छा। उसको हमने थोड़ा शॉर्ट किया है। इसमें हम दर्शकों से बड़ी डिटेल में बात करते हैं। बिल्कुल। और दरअसल आपके साथ मुलाकात का एक वजह और भी था कि आप युवा हैं और हमारे बहुत सारे देश की बहुत तकरीबन 40% से और 60% के बीच में युवा की आज आबादी। बिहार में तो बहुत युवा हैं, बहुत ज़्यादा। बिहार में तो खैर, और सबसे ज़्यादा भयंकर बेरोजगारी भी बिहार में ही है। हाँ तो ये भी एक चिंता का विषय है। खैर, आज हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में चले हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों को हमारे बताइए कि थिएटर और सिनेमा जी, क्या डिफरेंट पाते हैं आप? क्या डिफरेंस है इसमें? बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। लेकिन एक जो कॉमन बात ये है, वो ये है कि आपको थिएटर में भी एक्टिंग करनी है और सिनेमा में भी एक्टिंग करनी है। आपने बहुत थिएटर किया है, इसके लिए मैंने ये सवाल दर्शकों के जी, बहुत ही बारीकियों के ऊपर काम होती है। पहले तो आपके वॉइस एंड स्पीच के ऊपर काम होता है ना।
आपको बहुत ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है इमोशन में जाने के लिए। आपको बहुत किताबें पढ़नी होती है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि एक्टिंग में पढ़ना भी है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि एक्टिंग जितना सरल दिखता है एक हद तक सरल है अगर उनके कुछ कुछ आप टेक्निक्स को समझो, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक नहीं पढ़ेंगे, बुक्स नहीं पढ़ेंगे, साहित्य नहीं पढ़ेंगे, आप अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, अपने धर्म को नहीं पढ़ेंगे, अपनी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा एक्टिंग। चैलेंजेस बहुत हैं और सिनेमा में ऐसा है कि वहाँ भी एक्टिंग करनी है, बट वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हैं, वहाँ पे बहुत ही कंट्रोल्ड वे में करना है एक्टिंग। थिएटर में थोड़ा लाउड होता है, लाइक उसके भी बहुत सारे कारण हैं कि क्योंकि आखिरी बंदे तक वो आवाज़ पहुंचनी चाहिए। चूँकि जिस तरीके से सिनेमा में पर्दा में लोग जाते हैं टीवी देखने, तो वहाँ पर्दा नहीं होता, सारे आर्टिस्ट करते हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस। सबसे बड़ी बात कि माइक नहीं होती है, तो बिना माइक के आखिरी कॉलम तक लोगों को अपने बात पहुँचाना, अपने आवाज़ को पहुँचाना है। ये मैं नहीं समझता था, तो वो लोग ये माइक नहीं लगाते हैं? नहीं, माइक नहीं लगती। एक ग्राउंड माइक होता है, लाइक स्टेज पे रहता है माइक छोटा छोटा, लेकिन उसके लिए भी मंडी हाउस में मैंने कई शोज देखे, जी, तो जी, आवाज अच्छी आती है। आवाज़ होती है, आपको आवाज़ बहुत बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि बुलंद करना पड़ेगा। हाँ, जब तक आप, क्योंकि माइक तो वहाँ है, बट हमें अपने वोकल को थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ता है ताकि आखिरी तक पहुँचे, माइक भी तो कैप्चर करे। तो वो सारी चीज़ें हैं। नहीं नहीं, ये तो मैंने एक शो देखा था आपका ही, और बहुत ही खूबसूरत शो था। और हमारे एक फिल्म में एक नयन जी ने भी काम किया है, वो भी थिएटर आर्टिस्ट रहे। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो थिएटर की दुनिया से आते हैं। बिल्कुल। और थिएटर में एक बहुत ही खूबसूरत टीम वर्क देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बताया था कि जैसे कोई चल रहा है और उसको गिरना है, तो बिलीव करता है कि पीछे वाला पर्सन मुझको पकड़ लेगा। बिल्कुल। तो ये टीम वर्क की एक है कंप्लीट टीम वर्क है। आप ये देख लो, जैसे आप सिनेमा में प्रोडक्शन होता है, कोई मेकअप का अलग होता है, जिस तरीके से ड्रेसिंग का अलग होता है ना, तो सबका वो बटा हुआ होता है। तो वैसे ही थिएटर में भी बहुत सारे चीज़ें हैं, लाइक प्रॉप्स का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, है ना, मेकअप के लिए अलग होगा, स्टेज के लिए अलग होगा, है ना। तो बहुत बड़ी टीम होती है। सिर्फ नाटक जो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, उसके बिहाइंड द स्टेज बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। और कैसे इमोशंस को बाहर लेकर के आया जाए, और कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप लोग कैसे थिएटर के अंदर और उसको कैसे यूज करते हैं आप टीवी के अंदर आकर, उस तजुर्बे को, क्योंकि आपको जो काम मिला जी, तो पहला काम तो स्टेज को देख के ही मिला होगा, या क्या जर्नी थी, कैसी जर्नी थी? देखिए, पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि जो थिएटर की जो बेसिक चीज़ें हैं ना, लाइक जो एक्सरसाइज हैं, जिस तरीके से आप स्पीच वर्क करते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग को सिखाया जाता है वोकल, ये मसल स्ट्रेचिंग के लिए, जो हम लोग AEIOU जो वॉवेल हम लोग पढ़ते हैं, जो हम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो हम जैसे उसको थोड़ा AEIOU, इससे क्या होता है ना कि हमारे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे से आते हैं। प्लस जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं, किसी भी बात को, तो हर वर्ड में ना वॉवेल होता ही है। जैसे तुम्हारा, तो त में ऊ आया, ऊ, म में अ आया, है ना, ह में हा, तुम्हारा। सो AEIOU, सो इसको जब हम स्ट्रेच करते हैं ना, AEIOU, तुम्हारा, मैं, इसमें A आया, मैं। सो ये सारी चीज़ें, प्लस वोकल एक्सरसाइज है और भी तरीके का, लाइक हैमरिंग करना होता है। जैसे कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, छोटी मोटी चीज़ें आपसे सीखेंगे, उनका एक ज्ञान बढ़ेगा। बिल्कुल। हम लोग हैमरिंग करते हैं। पहले तो हम लोग डीप ब्रीथ लेते हैं, लाइक सांस लिए, फिर उसको कुछ देर तक होल्ड किए, फिर उसको ब्रीद आउट किए। तो मोस्टली 5 से 10 बार पहले तो इनहेल और एक्सहेल करना होता है, और कोशिश ये की जाए कि जो हम ब्रीदिंग ले करते हैं तो वो चेस्ट में ना रहे, वो कंप्लीट हमारे पेट में आए जी। और फिर जब हम
थोड़ा होल्ड करेंगे तो वो क्या होगा और फूलता जाएगा, सांस भरता जाएगा, और फिर उसको हम जब छोड़ते हैं तो कंप्लीट एकदम बाहर आता है। उसके बाद फिर कुछ हैमरिंग होती है, लाइक इस तरीके की चीज़ है। फिर कुछ सा रे, तो म्यूजिक का भी उसमें बहुत सारा पार्ट होता है, प्लस सो ये स्पीच स्लो टू हाई मोड। तो ये क्या होता है कि स्पीच जो वोकल हम लोग करते हैं ना, कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार वो ना क्या है कि साउंड इतना ही रखना लेकिन टेम्पो बढ़ाओ, थोड़ा एग्रेशन लाओ, तो इसका वही वाला चीज़ है। अगर इसी में हमको गुस्सा दिखाना है, तुम मुझे बहुत गुस्सा, लाइक कुछ भी बोलता है ना कि तुमने मुझे ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। सो इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। टेम्पो वही है, गुस्सा वही है, लेकिन क्या है, रेंज हम कहते हैं कभी किस रेंज में है, हाँ किस रेंज तरह में का वो एक रेंज बिल्कुल। अगर हमारे सामने यहाँ पे इंसान खड़ा है तो हम उसे कह सकते हैं तुमने मुझे धोखा दिया था, लेकिन वही थोड़ा दूर में हो, लाइक 100 मीटर की दूरी में हो, तो चिल्ला के बोलेंगे तुमने मुझे धोखा दिया था, क्योंकि वो एक थोड़ा डिस्टेंस पे उसको पहुंचना चाहिए वहाँ। बिल्कुल। सो रियल अप्रोच ही रियल एक्टिंग है। रियल अप्रोच ही रियल एक्टिंग है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैं खुद मारवा से एक्टिंग का कोर्स किया हुआ हूँ और मैं चाहता था कि आप, क्योंकि अब लोग आप नई जनरेशन में आ रहे हैं, हमें किए हुए कुछ टाइम हो गया, तो नई नई चीज़ें जो आ रही हैं वो हमारे दर्शकों को पता चले, ताकि जो लोग कैरियर बना रहे हैं इस लाइन में वो लोग आएँ। और आप क्या सजेस्ट करते हैं, कितना स्कोप है नए लड़कों के लिए जो अभी यूथ आ रहा है? अब सबसे पहले तो कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म थोड़ा वाइडर हुआ है। आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं? मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि पहले लोग सिर्फ या तो टीवी के लिए काम करते थे या फिर सिनेमा, यही दो चीज़ था बस, या तो छोटा पर्दा टीवी या बड़ा पर्दा जो सिनेमा है। आज के वक्त में जो इंसान मेहनत करेगा, जिसको अपने स्किल के ऊपर बिलीव है, जो अपने स्किल के ऊपर काम करता है, वो कहीं भी, उसके लिए बहुत प्लेटफॉर्म है। बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे प्रोडक्शन हाउस खुल चुके हैं जो अच्छा काम करा रहे हैं लोगों से। आप TVF की बात कर ले, उसने YouTube पे वो चैनल था पहले, आज उस चैनल से पंचायत ऐसी बड़ी सीरीज जो कि पंचायत TVF से ही आई है। आप इतनी बड़ी सीरीज, आप आज के वक्त में लोगों को काम मिल रहा है और फेसबुक पे भी लोगों को बहुत सारा फेसबुक पे लोग काम करते हैं, लोग अर्निंग भी करते हैं। हाँ बिल्कुल। आज आप बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ ये तो चलिए अच्छी बात है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं और कर रहे हैं लोग कर रहे हैं। लेकिन इससे अच्छी बात ये है कि हमारे पास स्कोप है तो हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, थिएटर जरूर करें। मैं हर किसी को यही सजेस्ट करता हूँ, जो भी एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं या जो चाहते हैं कि मैं एक्टिंग करूँ, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा अपने भाई लोग से, अपने यूथ से, अपने जितने भी दोस्त हैं, कि आप सब थिएटर ज़रूर करें, क्योंकि बिना थिएटर की ना चीज़ें बहुत ही अधूरी रह जाएगी ज़िंदगी में। ये चीज़ तो मैं महसूस करता भी था पहले। नहीं, मैं खुद थिएटर करना चाहता हूँ, समय का अभाव होता है थोड़ा, पर मैंने आपसे भी बोला, हमारे एक दोस्त हैं उनसे भी बोला, क्योंकि हम लोग दिल्ली में हैं, बहुत सारा थिएटर की अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, बट समय के अभाव में नहीं जाते। करना जरूर चाहिए बिल्कुल को, ताकि उसका रिदम। हाँ, जब मैं मारवा में पढ़ता था तो उन दिनों मैं कुछ परफॉर्म करता था, बहुत सारा परफॉर्म किया, डायरेक्शन की छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में, बहुत सारा एडिटिंग किया, कैमरा भी पकड़ाते थे वो लोग। आज तो मारवा और भी बहुत बड़ा हो गया है, बिल्कुल। तो वहाँ से बहुत लर्न किया मैंने। बहुत धन्यवाद है उनका, संदीप मारवा जी का। और वो फ्रीडम देते थे कि ये कैमरा उठाओ, चलो ये एडिट कर लो, अब तो सॉफ्टवेयर नए नए आ गए हैं, या कैसे बात की जाए। हमारे अर्जुन सर थे जो मेरे गुरु हैं, अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो सिखाते थे कैसे उच्चारण किया जाएगा अखबार, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल से आते हैं तो हमारे उच्चारण में दिक्कत हुआ करती थी। तो थोड़ा कैसे सा कैसे प्रोनाउंस करेंगे चीज़ों को। आज ब्रजेश, तो
मेरे को अभी भी याद है। जैसे मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, हमारे बिहार में जो है हम लोग बहुत ही मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा। मैं अभी बिहार में शूटिंग किया था, मैंने 40 दिन शूट किया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जी। हम लोग जब यहाँ बात करते हैं शुद्ध हिंदी की, जी। तो अगर कोई शब्द है लाइक शंकर, तो इसमें श आता है, लेकिन हमारे बिहार के तरफ के जो लोग हैं, हम लोग बोलते कहा हो शंकर भैया, तो शंकर नहीं बोलते, शंकर भैया या शंकर, जो भी ऐसी चीजें हैं बड़ा ही सॉफ्ट बोल के निकल जाते हैं। तो वो एक होता है कि भाई समझ नहीं आती थी उन बिल्कुल दिनों में। नहीं, अंतर ही समझ नहीं आता था पहले। नहीं आता। मैं खुद एडमिट करता हूँ दर्शकों के सामने, आज मैं बहुत नहीं आता। इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा। जी। आज जिस थिएटर में मैं काम कर रहा हूँ, गाथा रंगमंच कला एंड संस्कृति, लक्ष्मी नगर में ही आपके दिल्ली में, गुरुजी हैं हमारे डॉक्टर भूपेश जोशी, जो कि संगीत नाट्य अकेडमी से वो पुरुष क्या कहते हैं, पुरस्कृत हैं। वहाँ मिला था अपना मंडी हाउस में, पद्मश्री, सॉरी मंडी हाउस में मिले थे। माफ़ी चाहता हूँ, राष्ट्रपति से सम्मानित है, संगीत नाट्य अकेडमी से। मैं उनसे मिला था, सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, आपके साथ ही प्राप्त हुआ मिलने का, और बहुत ही अच्छा लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। वो BNA के स्टूडेंट रह चुके हैं और आज जिस जोश और जिस जज्बे के साथ लोगों को सिखाने की क्षमता आज भी रखते हैं वो, और मोटिवेट करते हैं, बहुत ही अच्छा मोटिवेट करते हैं। आज आप ये जान लीजिए ना कि थिएटर वर्ल्ड में बहुत ऐसे लोग हैं जो आते हैं लाइक हीरोइज्म के लिए, लोग एक्टिंग को एक्चुअली नहीं समझते, ये समझते हैं कि ये गलती है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत लोग गुमराह भी करते हैं, गुमराह करते हैं। आप ये समझ लो, बोर्ड लगा लिए, चीजें शीशा लगा लिए, सारी चीजें करके ताम झाम करके, लेकिन वो चीज़ नहीं देते हैं जो चीज़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जैसे मेरे गुरुजी हैं, पहले उन्होंने अध्ययन किया है, आज उनको एक्टिंग के दुनिया में नहीं भी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है 30 साल से कम नहीं हो रहा होगा। मुझे भी ऐसा लगता है, ये मेरे जानकारी में उससे ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी करी है और आज तो वो सिर्फ थिएटर को समर्पित है, स्पिरिचुअल भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मैंने देखा कि वो एक वाकई में एक गुरु शिष्य का जो एक होता है, बिल्कुल वो उस तरीके से अपने लोगों को सिखाते हैं, ये बात तो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मंडी हाउस में मैं कई लोगों को देखा कि बड़ा डेडिकेशन थिएटर के प्रति उनका है, बिल्कुल बहुत ही डेडिकेशन। आपको जो माहौल दिल्ली में मिल जाएगा ना थिएटर का, वो आपको दिल्ली में ज़्यादा है, मुंबई में सिनेमा ज़्यादा है, हिंदुस्तान में कहीं और नहीं मिलेगा। भाई यहाँ से तो कितने दिग्गज निकले, बहुत हैं? और एक कहा जाता है कि नसीर साहब, अपना पंकज जी, कितने हमारे बिहार से ही ना जाने कितने निकले हैं, कितने लोग, पंकज त्रिपाठी साहब अभी फिर निकले थे, हमारे मनोज बाजपेयी साहब, तो ऐसे लोग जिन्होंने इस्टेब्लिश किया है चीज़ों यहाँ को। पे शूट हुई थी बिहार में आपकी, वहीं हमने भी अपनी फिल्म की है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द उसको कंप्लीट करके दर्शकों के बीच में लाया जाएगा। मैं खुद उस चीज़ के लिए एक्साइटेड है, उस फिल्म के लिए कि जल्दी से। आपकी बात भी मैंने रमेश मिश्रा जी से कराई थी, तो वो भी बहुत एक्साइटेड थे कि अच्छे एक्टर हैं और हम लोग मुलाकात करके कुछ ना कुछ ज़रूर शुरुआत करेंगे, साथ मिल करके वादा है। और बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारी और अभी मैं ये ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि आप इस लाइन में बहुत आगे बढ़ें और कोशिश जारी है मेरी, और मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, औरंगाबाद ज़िला से, और मेरे यहाँ के लोगों में जज्बा बहुत है। आप ये देख लीजिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस रेट जो है वो बिल्कुल 0% है, लोग उसके लिए भी हज़ारों किलोमीटर दूर आके दिल्ली में रहते हैं, यहाँ स्ट्रगल करते हैं, सीखते हैं, फिर यहाँ से भी मुंबई जाते हैं और फिर वो कोई पंकज त्रिपाठी बन के निकलते हैं, कोई मनोज बाजपेयी जैसे लोग बन के निकलते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो मैं अपने सारे यूथ को यही कहूँगा, सिर्फ बिहार ही हमारा नहीं है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। तो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी आज के वक्त में जो भी थिएटर के दुनिया में आना चाहते हैं, फिल्म की दुनिया में आना चाहते हैं, तो उन सबसे यही बस कहूँगा कि पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए, और जितने भी थिएटर में प्रैक्टिसेस हैं वो सारे कर डालिए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ
कि आप बहुत बेहतरीन एक्टर बन ही जाएंगे। अलग बात है प्लेटफॉर्म मिलना नहीं मिलना, वो एक अलग चीज़ है, लक अनलक, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक कंप्लीट आर्टिस्ट जरूर बन जाइएगा। नहीं, ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी पहली फिल्म जो आई थी, दुनिया की पहली हिंदी फिल्म थी जीने की उम्मीद तुमसे ही, अभी हमारे राय क्रिएटिव प्रोडक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमने अभी डाला है, काफ़ी अच्छा आया है उसका। उसकी शूटिंग भी मैंने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में किया था और इसलिए कि हमारे पूर्वांचल के जो लोग हैं उनको लाभ मिले। हालांकि सब्सिडी नहीं मिल पाई, अब उसके बारे में तो नहीं जाएंगे डिटेल में, लेकिन मैंने फिर भी दूसरी फिल्म बिहार में किया, जानबूझ के किया जी। मुझे पता था उस समय बिहार में सब्सिडी नहीं मिलनी थी। हमारे उसके दो डायरेक्टर हैं, रमेश मिश्रा और ब्रजेश राय, मैं खुद तो राइटर डायरेक्टर। रमेश मिश्रा जी का वहाँ पे गांव भी है। मैंने कहा कि युवा, हम लोग बहुत बड़े प्रोड्यूसर तो नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर 10 लोगों को भी हम काम दे पाए जी। हम लोग वहाँ 40 दिन हमने शूट किया, तो मैं मानता हूँ अपने आप को सौभाग्यशाली। चाहे मैंने 10 लोगों को कुछ भी काम दिया हो वहाँ पर, मुझे मालूम था वहाँ पे सब्सिडी नहीं है। और बिहार से हमारे बहुत दोस्त आते हैं, और बिहार में इस समय बिहार की पोजीशन क्या है आप अच्छे से जानते हैं। इंडिया में सबसे गरीब एक राज्य है बिहार, जहाँ पे लोगों ने उद्योग नहीं लगाया। मैं बड़े मतलब मेरा दिल रौंद जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और मैं चाहता हूँ आप उस पर कुछ बोले, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता। क्यों नहीं लगाना चाहता? कारण है इसके पीछे। जी आप बताइए मुझे। बहुत सारे कारण, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण जो मैं आज तक आप बताइए। मैं यही समझ पाया हूँ कि आप देखिएगा कि दिल्ली में, बेंगलोर में, गुजरात में जितने भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहाँ से लेबर बहुत सस्ते दाम पे ना सप्लाई होते हैं, समझे। अब क्या है कि अगर बिहार में इंडस्ट्री लग जाए आज के डेट में, फैक्ट्री लग जाए, बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहाँ के सेटअप हो, तो क्या होगा कि जो लोग दिल्ली में आके 20,000 कमा रहे हैं, वही इंसान अपने घर में रह के 20,000 कमाएगा, उसकी तरक्की 3 गुना होगा। अब वो दिल्ली तो हाँ, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ऐसी चीजें हैं, पॉलिटिकल एंगल है, चाहे जो है वहाँ पे। ये बड़ी बात कह दी आपने। पॉलिटिकल एंगल लोग चाहते नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि बिहार के युवा, मैं बहुत प्यार करता हूँ यूपी और बिहार को, हम पूरे देश को प्यार करते हैं, लेकिन यूपी और बिहार के युवा अलग अलग जगह पे देश विदेश हर जगह जाके अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इवन हरियाणा के युवा, पंजाब के युवा, महाराष्ट्र से, पूरे देश से, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। आप ये देखिए ना कि हमारे बिहार का एक बहुत बड़ा प्लेयर है आज के वक्त में, ईशान किशन, क्रिकेट जगत में बहुत अच्छे, लेकिन मुंबई से खेलते रहे वो। मुंबई से खेलते रहे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस कहाँ किया? झारखंड में। क्यों? हमारे बिहार में किस चीज़ की कमी है? क्या हमारे बिहार में स्टेडियम नहीं बन सकता था पहले? लेकिन अब एक राजगीर में हॉकी स्टेडियम बहुत ही बढ़िया बना है। क्रिकेट स्टेडियम मेरे ख्याल से, क्रिकेट स्टेडियम एक पटना में मोइनुलक स्टेडियम, लेकिन कभी मैच नहीं। एक मैच हुआ था, मैं कौन से साल में हुआ था इस बात ये मुझे पता नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज और किसी का मैच हुआ था, और वहाँ पे कुछ ऐसा जो वहाँ पे जो पब्लिक आती है देखने, उन्होंने कुछ ऐसा बिहेव किया, अब क्या है नहीं है वो मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से वहाँ हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। अब जो भी वहाँ पे आला कमान है बिहार के जो भी लोग, मैं उन सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, कि बिहार के यूथ में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल। वहाँ आप ये समझिए बिहार के जो युवा है, वहाँ के हवाओं में जो इंडोरेंस है ना, वो मैं मान के चलता हूँ कि और भी जगहों पे हैं, लेकिन बहुत है वहाँ पे, वहाँ स्टेमिना बहुत है लड़कों में, ये देखा है। तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिहार को थोड़ा डेवलप कराएं, इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ रोड के बन जाने से वहाँ की तरक्की नहीं होगी, रोड बहुत ज़रूरी है ना। अब जैसे लोग कहते हैं कुछ पॉलिटिकल ऐसे चीज़ें हैं, मैं थोड़ा बहुत बोलूँगा ऊपर ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। कह रहे हम तो आपको सड़क दे दिए तो अब आप हमें वोट दीजिए। मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर सोच के देखें कि आपका एक सपना हो कि मेरा एक घर हो,
ठीक है। जी जी। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि एक घर सपना है या जरूरी? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, वो जरूरत है या सपना है? 10 घर बनाऊं ये सपना हो सकता है, लेकिन एक घर बनाना ये तो आपकी जरूरत है ना। आप अगर नाली दे रहे हो तो ये सपना थोड़ी, ये तो जरूरी है। जरूरत है, बहुत बड़ी बात कह दी आप रोड बना रहे हो, ये तो जरूरत है। आप उसके अलावा क्या दे रहे हो बिहार के लोगों को? क्या वहां से पलायन बंद नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है जब तक हमारे वहां के राजनेता अच्छी राजनीति ना कर पाए तो। क्योंकि ये पॉलिटिशियन चाहते हैं कि पलायन बंद ना हो, यही तो राजनीति है। और सच कहें, पार्टी इसको खत्म करेगी, बहुत जल्द हम ये घोषणा करेंगे। क्योंकि जो आपने मुझे बताया उससे मुझे ये बात समझ आती है, पूरे देश से आती है, कि इन्होंने दिल्ली में मुफ्त रेवड़ियां बांटी। एक आम आदमी पार्टी पहले उसने बांटी, फिर बीजेपी आई, ये 2100 तो 2500, और खजाना खाली कर रहे हो। लेकिन जो जैसे आपने आज बहुत बड़ी बात कह दी कि केवल वोट दे देना, 2500 रुपए दे देना, ये इससे क्या, ये जरूरत है, लेकिन आप डेवलपमेंट कहां कर रहे हो? तो बिहार का युवा को मजबूर करते हो कि अलग अलग देशों में जाके मजदूरी करे। मजबूर है, मजदूर बना दिया आपने। आप मजदूर भी है, यूपी और बिहार के युवा, स्पेशली पूर्वी यूपी बिल्कुल, और बिहार बहुत गरीब राज्य है। आज जहां आप इनकम देखें तो बहुत कम इनकम है। और 2014 से, मैंने एक शो में बोला था कि 2014 से लेकर के और अब तक 2025 तक जिनकी इनकम 1.5 लाख से जो लोग कमाते हैं, मतलब साल का कुछ लोग 1.5 से 2 लाख रुपए कमाते हैं, उनकी इनकम घटी है। आज सरप्राइज हो जाएंगे। और जो लोग 50 लाख से 1 करोड़ कमाते हैं, उनकी इनकम 200 गुना बढ़ी है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है। दर्शकों, सोचना आपको है, और आपको ये भी सोचना है कि आप कौन सा शो देखें। एक वो शो देखें जिसमें कुछ रणबीर इलाहाबादिया जैसे लोग कुछ ऐसे बयान बहुत देते हैं, बहुत दुख होता है, मैं बता रहा हूँ। या ऐसा शो देखें जहां पे कुछ आपको ज्ञान मिलता है। मुझे बहुत दुख होता है जब इस तरीके के लोग जो हैं आज वायरल हैं, और जो कहते हैं ना कि वायरल है, मैं ये कहता हूँ ये बीमारी है। जैसे कोविड वायरल, कोरोना वायरल, बड़ी बात है। ऐसे लोग ना जो कहते हैं कि आज समय रहना बहुत बड़ा आज के वक्त में ब्रांड एम्बेसडर है। आप ये तो समझिए, अगर कोई बच्चा मुझे आके, अगर 2 बच्चे लड़ रहे हो, जी जी, ठीक है, आप सपोज कीजिए जी, 2 बच्चे लड़ रहे हो, छोटे छोटे बच्चे जी, एक ने गाली दिया, जी, दूसरे ने आके अगर मुझसे कंप्लेन किया जी, कि भैया वो ना मुझे गाली दिया है, जी, अब मैं उसके वो मुझसे कुछ कहे उससे पहले तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना कि अब मैं इसे डांटूं या इसे समझाऊं। कारण बता रहा हूं क्यों। जी, जी, गाली देने वाला आज कौन बनेगा? करोड़पति में बैठा है, जी, 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 जिसको अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं। जी। जब ऐसे ऐसे लोगों को आप उस तरीके के कुर्सी पे बैठाते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आप ये तो देखिए कि आप यूथ को ले कहां जा रहे हैं, ले कहां जा रहे हैं, कहां गया सभ्यता, कल्चर, जो हमारे भारत की नींव थी। कौन सी आजादी है ये? बोलने की आजादी थोड़ी, बोलने की आजादी के नाम पे ये कहाँ है? आप जाइए तो थिएटर में आर्टिस्ट से मिलिए, क्या ये कॉमेडी का स्तर है? आज जो जितना गिरता जा रहा है ना, आज वही उतना उठ गया है। आप देख लीजिए जितने भी लोग हैं, आज समय रैना हो गए, कैरी मिनाटी हो गए, ये सारे, प्रॉब्लम ये नहीं कि ये गाली दे रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि इन्हें तब क्यों नहीं रोका गया, इन्हें तब क्यों नहीं रोका गया। और मैं कंक्लूड करूंगा कि इन्हें आज भी क्यों नहीं आप रोक रहे, आप क्यों नहीं रोक रहे। दर्शकों, मैं दर्शकों से बोलता हूं कि बंद करिए ऐसे लोगों को देखना, और बंद करिए ऐसी राजनीतिक पार्टियों को चुनना। सोचना आपको है दोस्तों। आप ये तो देखिए, एक अच्छा आर्टिस्ट स्ट्रगल करते करते कोई फांसी लगा लेता है, देख लीजिए, कोई करियर छोड़ के चला जाता है ना, उनको कभी मौका नहीं मिलता, उन्हें कोई 100 रुपया का या 500 रुपया का जिम लगाने के लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है। अगर कोई कहे कि सर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आप हमें सिर्फ 2000 रुपया का वो कुछ प्रोडक्ट दिला दीजिए, जिससे कि जो जरूरत है, नहीं दिलाएगा। लेकिन वही कोई गाली दे के, आज उर्फी जावेद बताइए, आज बढ़िया लोग जो
निफ्ट में पढ़ाई कर रहे हैं, जो फैशन की तैयारी कर रहे हैं, जी। जो ड्रेस डिजाइन कर रहे हैं, अच्छा ड्रेस डिजाइन कर रहे हैं, आज उर्फी जावेद आती है, कभी कूलर पहन के आ जाएगी, कभी रस्सी लपेट के आ जाएगी, तो और वो लड़की आज बहुत बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बन जाती है। और जो लोग कॉलेज में काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या आप एग्जाम्पल शो कराना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि एक आंदोलन हुआ था 1947 में, जब हम आज़ाद हुए थे। एक आंदोलन होगा 2025 में, हम दोबारा आज़ाद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शो में हम किसी और के साथ मिलेंगे। थैंक यू।